नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से आपको 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। सीमा बनाने वाला जिला है। चार ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। जैसलमेर, बीकानेर। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है झालावाड़, बीकानेर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है झालावाड़, बाड़मेर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बीकानेर और बाड़मेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। देखिए आप, चार ऑप्शन है आपके पास। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला तो एक तो झालावाड़ है, ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा बनाता है झालावाड़। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर, ठीक है। यह राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़। और झालावाड़ की सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है आप मुझे बताइए। झालावाड़ सीमा बनाता है 520, ठीक है, 520 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है। और झालावाड़ जो सीमा बनाता है कौन से राज्य के साथ सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश के साथ लगाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर। और बाड़मेर की सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है बताइए मुझे। गुजरात के साथ लगती है। और गुजरात के साथ इसकी सीमा कितनी लगती है, 14 किलोमीटर, ठीक है। और झालावाड़ बनाता है 520 किलोमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ये राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। झालावाड़ बनाता है मध्य प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर की। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है। और बाड़मेर लगाता है गुजरात के साथ 14 किलोमीटर की सीमा। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। जैसलमेर तो आपको पता है सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, ठीक है। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय में काफी अंतर है, ठीक है। अंतरराज्यीय मतलब राज्यों के साथ सीमा लगाना और अंतरराष्ट्रीय मतलब देश के साथ सीमा लगती है। तो पता है आपको कि जो राजस्थान है उसकी सीमा केवल एक देश के साथ ही लगती है, पाकिस्तान के साथ। तो जैसलमेर जो सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ, वो सर्वाधिक लगाता है कितने किलोमीटर की, 464 किलोमीटर की। और न्यूनतम न्यूनतम लगाने वाला जिला है बीकानेर, अंतरराष्ट्रीय सीमा वो लगाता है 168 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान में रखना इस प्रकार से भी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगर सर्वाधिक पूछ लिया जाए आपसे कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है तो जैसलमेर, और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है तो बीकानेर। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है तो झालावाड़, और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है तो बाड़मेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पर बांधों के नाम दे दिए गए हैं आपको। राणा प्रताप सागर,
गांधी सागर। सी ऑप्शंस में माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जाखम बांध। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे आप, बताइए। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। 4 ऑप्शन है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और जाखम बांध कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। जाखम बांध है प्रतापगढ़। किस नदी पर है ये जाखम बांध? जाखम नदी पर। ठीक है। और जो जाखम बांध है इसकी ऊंचाई कितनी है आप बताइए। दिखाई तो दे रहा है ना, ऊंचाई इसकी है 81 मीटर। ठीक है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। और माही बजाज जो सागर बांध है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। दोनों में अंतर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। और आपको पता है माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कौन सी नदी पर है माही बजाज सागर बांध? माही नदी पर। ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये दोनों बांध है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर है ये। ठीक है। दोनों ही बांध। राणा प्रताप सागर बांध तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर बांध तो चित्तौड़गढ़ में है। और गांधी सागर बांध आपको पता है कहाँ पर है? मंदसौर। मंदसौर मध्य प्रदेश में। ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ताल छापर। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पचपदरा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है आना सागर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है डेगाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। 4 ऑप्शन है। देख लीजिए। ताल छापर झील कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में है? चूरू में। चूरू में स्थित है। और ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। पचपदरा झील कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कहाँ पर है ये झील। ये झील बालोतरा में, ये भी खारे पानी की झील है। आना सागर झील है अजमेर में। ठीक है। अजमेर में है। और ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। डेगाना झील आपको पता है नागौर में है। नागौर। और ये भी खारे पानी की झील है। ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने 1137 में। और ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील। ठीक है। बाकी ये डेगाना झील, पचभद्रा झील, तालछापर झील ये खारे पानी की झील है। और आना सागर झील अजमेर में है। ये मीठे पानी की झील है जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था 1137 में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इस प्रकार से पूछा जा सकता है जैसे कि निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, या फिर पूछा जा सकता है मीठे पानी की झील नहीं है। झील नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिया जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई?
कब की गई थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं 1967, 1966, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1969 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1964। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है ये कहाँ पर है, कहाँ पर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कहाँ है, खेतड़ी, खेतड़ी नीम का थाना। और हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, 1967 में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लेता कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है आप ये बताइए मुझे। उदयपुर देवबारी में है। और इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी, 1966 में। ध्यान में रखना है, दोनों में अंतर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1967 में, जबकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर देवारी में है और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर केवल आपके 10 क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन से ज्यादा आपके यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया है। राजस्थान को जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 4, 5, 10, 7। बताइए, राजस्थान को जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कल भी बताया था मैंने आपको कि राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भागों में। कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया गया है बताइए आप मुझे, और किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। और राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आप इसे देख लीजिए। ठीक है, राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क जलवायु, ठीक है, दूसरा बांटा गया है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है, फिर बांटा गया है उप आर्द्र जलवायु, और फिर बांटा गया है आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में। भाई जलवायु को तो 5 भागों में बांटा है, ध्यान में रखना है। और भौतिक प्रदेश को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में, ध्यान में रखना है। ठीक है, भौतिक प्रदेश पूछे तो 4 भागों में, और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेशों में 4 भागों में किस प्रकार से वर्गीकृत किया है राजस्थान को, एक तो पढ़ा है भौतिक प्रदेश में, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश में से 4 भागों में बांट दिया गया है। मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा बांटा गया है मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, फिर बांटा गया है पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, और अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। उस प्रकार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और जलवायु के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंटों की देवी है,
सुगाली माता। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शीला देवी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अंता देवी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर स्वांग्या माता। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि ऊँटों की देवी है। 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन ही सोल्व करवाए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन भी हो गए, इतिहास के भी हो गए, कला संस्कृति के भी हो गए। तो ऊँटों की देवी है। ऊँटों की देवी कौन सी है? अंता देवी है। ठीक है, ये तो ऊँटों की देवी है, लेकिन ऊँटों के देवता आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? ऊँटों के देवता कौन है? बाबूजी, सभी जानते हैं आप। ठीक है, ऊँटों की देवी अंता देवी और ऊँटों के देवता है बाबूजी। ठीक है, सुगाली जो माता है ये तो 1857 की क्रांति की देवी है। 1857 की क्रांति की देवी। और इनके कितने हाथ है? 10 तो सिर है इनके, 10 सिर 54 हाथ, 54 हाथों वाली देवी। ठीक है, सुगाली माता का मंदिर कहाँ पर है? आवापाली में है। और 1857 की क्रांति की देवी है। और सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी है। ठीक है, 10 सिर और क्वेश्चन बनकर सकता है कि 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी है तो सुगाली माता। शीला देवी, शीला देवी है कछवा वंश की आराध्य देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कछवा वंश की आराध्य देवी है। यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण होता है। कछवा वंश की आराध्य देवी है शीला देवी। कछवा वंश की कुल देवी है, बताइए कछवा वंश की कुल देवी कौन सी है? जमवाई माता है। ठीक है, ऊँटों की देवी कौन सी है? अंता देवी है। और स्वांग्या माता जैसलमेर में भाटी वंश की कुल देवी है। ध्यान में रखना है, भाटी वंश की कुल देवी स्वांग्या माता। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 7। राजस्थान में सबसे लंबी राजस्थान में सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की? यहाँ पर दे दिए गए ऑप्शन आपको पाबूजी। ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है देवनारायण जी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तेजा जी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रामदेव जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि राजस्थान में सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? कौन से लोक देवता की सबसे लंबी फड़ है, ये पूछा गया हमसे। सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की, सबसे लंबी और सबसे प्राचीन। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे लंबी दे रखा है, लेकिन सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? वो है देवनारायण जी की। देवनारायण जी की। और जो देवनारायण जी की फड़ है, ठीक है, देवनारायण जी जो फड़ है, इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, ये बताइए। कब जारी किया गया था? 1992 में। कितने रुपए का जारी किया गया था? 5 रुपए का। 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। ठीक है, और बाबूजी सॉरी देवनारायण जी के साथ फड़ गाते हैं तो उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर। जंतर वाद्य यंत्र। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि देवनारायण जी की फड़ गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो बाबूजी की फड़ गाई जाती है, बाबूजी की फड़ तो क्या है? सबसे प्रसिद्ध फड़। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सबसे प्रसिद्ध फड़ है, तो सबसे प्रसिद्ध फड़ तो है किसकी? बाबूजी की। ठीक है, और बाबूजी की फड़ गाते समय किसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता। दोनों में अंतर है काफी। ठीक है,
तो देवनागरी की फड़ गाते समय तो जंतर का और पाबूजी की फड़ गाते समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है और सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की। लेकिन सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? बाबूजी की। इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तीर्थों का भांजा है। तीर्थों का भांजा है। जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। तीर्थों का भांजा है और ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पुष्कर, अजमेर, मचकुंड, धौलपुर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है देवयानी, सांबर, नागदा, उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि तीर्थों का भांजा है। तीर्थों का भांजा कौन सा है भाई? 4 ऑप्शन से। तीर्थों का भांजा मचकुंड, धौलपुर। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा तो कौन है? पुष्कर, अजमेर। और तीर्थों का भांजा मचकुंड, धौलपुर। मचकुंड, धौलपुर। और तीर्थों की नानी, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तीर्थों की नानी है देवयानी, सांभर। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और बन के आ सकता है यहाँ पर कि तीर्थों का, सॉरी, मामा और भांजा यहाँ पर आ सकता है। पूछा जा सकता है कि मामा भांजा मंदिर है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है मामा और भांजे का मंदिर? एक तो है डूंगरपुर में और एक है बारा में, 2 जिलों में है। इसके अलावा आ सकता है कि मामा भांजे की छतरी कहाँ पर है? मामा भांजा छतरी, तो यह है जोधपुर में। या फिर बनकर आ सकता है कि मामा भांजे की मजार, मजार कहाँ पर स्थित है? तो यह है भटनेर, भटनेर का किला हनुमानगढ़ में। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नागदा उदयपुर में तो क्या है? सास बहू का मंदिर है, सास बहू का मंदिर। पूछा जा सकता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो नागदा उदयपुर में स्थित है। या फिर पूछा जा सकता है कि देवरानी जेठानी के गोटे कहाँ पर स्थित है? ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, देवरानी और जेठानी के जो गोटे हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है, कहाँ पर स्थित है? सिरोही। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं आपको ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है। उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? या तीर्थों की नानी, या तीर्थों मामा भांजे का मंदिर कहाँ पर स्थित है, या मामे भांजे की छतरी कहाँ पर स्थित है? ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, क्रांचितम पंचमार्ग सिक्कों का समय है। यहाँ पर दे दिए गए आपको ऑप्शन, 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व।
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 800 ईसा पूर्व। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। बताइए प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय है। यहाँ पर आपको समय दे दिया गया है, चार ऑप्शन है, तो बताइए इसका समय क्या है। 800 से 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और राजस्थान में जो पंचमार्क सिक्के हैं कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, बेराट से। ध्यान में रखना है बेराट सभ्यता से ये सिक्के प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा बेराट सभ्यता से पंचमार्क सिक्के तो प्राप्त किए गए हैं, इसके अलावा और कौन से सिक्के प्राप्त किए गए बताइए मुझे। पंचमार्क सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, इसके अलावा यूनानी सिक्के, यूनानी सिक्के ये प्राप्त किए गए हैं बेराट सभ्यता से। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त किए गए, कौन सी सभ्यता से, या फिर यूनानी सिक्के, या फिर आहत सिक्के, या पंचमार्क सिक्के। तो ये जो सिक्के प्राप्त किए गए हैं सारे ये बेराट सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति किसकी रचना है, किसकी रचना है। नाम दे दिए गए यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सागरमल गोपा। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर की शूद्र मुक्ति स्त्री मुक्ति किसकी रचना है। यहाँ पर रचनाओं के नाम दे रखे हैं, तो किसकी रचना है ये शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, अर्जुन लाल सेठी की। ठीक है, और अर्जुन लाल सेठी का संबंध कौन से जिले से है, जयपुर जिले से है। ठीक है, और इन्हें राजस्थान का ददीची भी कहा जाता है। सागरमल गोपा के द्वारा तो कौन कौन सी रचना रची गई थी, एक तो रची गई थी सागरमल गोपा के द्वारा आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। इसके अलावा जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, और रघुनाथ, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये रचना तो है इसकी सागरमल गोपा की। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा और सागरमल गोपा का संबंध कौन से जिले से है, जैसलमेर जिले से है। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कौन सी रचना रची गई थी, पंचेड़ा। ठीक है, पंचेड़े की रचना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ठीक है, और इन्हें मेवाड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास के द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी है, एक तो मारवाड़ की अवस्था, इनके द्वारा मारवाड़ की अवस्था। इसके अलावा पोपाबाई की पोल, पोपा पोपाबाई की पोल, ये इनकी रचना है। ठीक है, तो कोई भी एक रचना का नाम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आजादी के दीवाने पुस्तक की रचना किसने की है, ये रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, ये जैसलमेर का गुंडा राज ये किसकी रचना है, ये जय नारायण व्यास के द्वारा कौन सी रचना रची गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो आज के 10 क्वेश्चन आपके हमने सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।